Hello, dear students. Welcome you all to the new class, class 11th. And today we are going to start biology of class 11th. बायो का फर्स्ट जो यूनिट है बच्चों वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत. सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीवों का वर्गीकरण. थर्ड इज़ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत. एंड फोर्थ इज़ एनिमल किंगडम जंतु जगत. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से जो है जीव जगत. बच्चों जो हमारी पृथ्वी है ये कई असंख्य जीवधारियों का एक घर है. जीवधारी जो कि जीवित होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, ये लिविंग बींग्स क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं नॉन लिविंग्स के, राइट. तो लिविंग बींग्स कई तरीके के आवासों में पाए जाते हैं, जैसे पहाड़ों में, समुद्र में, वनों में, है ना, नदियों में, झरनों में. तो ये जीवित जीवधारी कहलाते हैं, ठीक है. और ये जीवित जीवधारी अपने नॉन लिविंग जगहों पे नॉन लिविंग्स के साथ में क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है. तो अभी मैं बोल रही हूँ लिविंग, नॉन लिविंग. क्या है लिविंग? व्हाट इज़ लिविंग? सजीव. सजीव क्या है या लिविंग बींग्स क्या हैं, ठीक. तो सजीव की एक एग्जैक्ट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन तो हम नहीं दे सकते कि व्हाट इज़ लाइफ. इसकी एक प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन देना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट देयर आर अ फ्यू फीचर्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और अजीवित के बीच में अंतर करने के लिए कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा हम जीवित, सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं, ठीक है. तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो लक्षण हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे. तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो मैंने आपको इस एक डायग्राम से बताने की कोशिश की है. फर्स्ट वन इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना, न्यूट्रिशन पोषण, मेटाबॉलिज्म यानी कि जिसे हम कहते हैं उपापचय, रेस्पिरेशन श्वसन, मूवमेंट्स यानी कि गतियाँ, ग्रोथ वृद्धि, रिप्रोडक्शन जनन, एंड डेफिनेट लाइफ साइकिल एक प्रॉपर जो इनका जीवन चक्र होता है वो, एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. तो एक एक करके इन लक्षणों के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या ये लक्षण होते हैं और जीवित जीवधारियों में ये लक्षण पाए जा रहे हैं. तो ये क्या है, इनका मतलब क्या है, पोषण का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है. तो एक एक करके इन लक्षणों को हम समझते हैं. पहला लक्षण जो बच्चों मैंने लिया है वो है शेप एंड साइज, यानी कि जो जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट साइज होता है, ठीक है. ये मॉडिफाइड होता है बट टू अ सर्टन लेवल. इनमें वृद्धि होती है, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक इनमें वृद्धि होती है, ठीक है. इन लिविंग बींग्स को हम कहते हैं मॉर्फस, MORPHOUS, मॉर्फस. मॉर्फस का मतलब होता है विद डेफिनेट शेप, इसका एक निश्चित आकार रहता है. वाइल द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो कहलाते हैं एमॉर्फस, यानी कि उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता है ना. शेप एंड साइज, इनके आकार में कुछ निर्धारित रहता है. मनुष्य जैसे उसका आकार जो होता है वो पता है हमें, 2 हाथ है, 2 पैर है, नाक है, कैसा उसका आकार रहेगा, ठीक है. ऐसे ही प्लांट है, उसका आकार हमें पता रहेगा कि प्लांट है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ब्रांचिंग कितनी है, या उसकी रूट्स का क्या साइज़ रहेगा, स्टेम का क्या साइज़ रहेगा, ओके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग इज ग्रोथ या वृद्धि जिसे हम कहते हैं. तो जो वृद्धि होती है जीवित जीवधारियों में, दैट इज एन इंटरनल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस. एक आंतरिक प्रोसेस होती है, आंतरिक जैविक प्रक्रिया होती है जो कि जीव द्रव्य के द्वारा निर्धारित रहती है. बच्चों जो वृद्धि हो रही है शरीर में वो जीव द्रव्य के द्वारा निर्धारित रहती है, ठीक है. लेकिन जो नॉन लिविंग्स होते हैं, निर्जीव होते हैं, उनमें जो वृद्धि होती है, उनके शरीर का जो साइज़ बढ़ता घटता है वो एक्सटर्नल कारकों की वजह से बढ़ता घटता है. उसमें प्रोटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं होता है वृद्धि में उनकी, ठीक है. जो जीवित जीव हैं उनका जो शरीर का आकार बढ़ता है, वृद्धि होती है, दैट इज़ ड्यू टू सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन, ठीक है. प्लांट्स में कोशिका विभाजन जो होता है, उनकी जीवन भर उनके शरीर में कोशिका विभाजन होता है और जीवन भर वृद्धि वो करते रहते हैं, ठीक है. बट जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमेलिया ग्रुप. तो उनमें क्या होती है, जो वृद्धि होती है दैट इज़ ओनली अप टू अ सर्टन एज. कुछ समय तक उनके शरीर में वृद्धि होती है, राइट.
तो जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ये लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज़ ड्यू टू दी डिवीजन ऑफ सेल, एंड सेल डिवीजन इज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, राइट. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स इज जनन, या उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है. अपने समान जीवधारी को स्वयं से उत्पन्न करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है, ठीक है. अब ये जो जनन की प्रक्रिया है ये भी केवल जीवित जीवधारियों का ही एक लक्षण है, सजीवों का ही एक लक्षण है. अब ये जनन की प्रक्रिया कई प्रकार की हो सकती है, लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, ठीक है. अलैंगिक जनन हम कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, बडिंग हमने पढ़ा था, रीजनरेशन हमने पढ़ा था, है ना, फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था, ठीक है. तो जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मीन्स दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़. अपने जनकों के समान ही वे दिखते हैं, हालांकि उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, बट दे आर द यंग वंस ऑफ द अडल्ट्स, राइट. तो रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रकार का सजीवों का लक्षण है. नॉन लिविंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगा. एक छोटा सा पिक्चर है बच्चों, देखो. ह्यूमन बींग्स, वृद्धि के बाद देखो इन्फेंट होता है, छोटा बेबी, देन टॉडलर एंड देन द यंग वन. वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, वृद्धि हो रही है, इनमें ग्रोथ हो रही है. स्मॉल एनिमल पप्पी है, नो शी इज़ अ किटन, आई थिंक किटन थोड़ा बड़ी हुई, उसके बाद द प्रॉपर कैट में कन्वर्ट हो गई. बेबी प्लांट देन गेट कन्वर्ट इनटू अ ह्यूज ट्री, राइट. तो ये वृद्धि की विभिन्न फेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, ओके. अगले सजीवों के लक्षण की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों, जो है मेटाबॉलिज्म, या उसे हम कहते हैं उपापचय हिंदी में. मेटाबॉलिज्म या उपापचय. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी जीवित जीवधारी हैं उनके शरीर के अंदर कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं. तो जितनी भी टोटल रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं शरीर के अंदर, उन सब का जो सार है दैट इज़ नोन एज उपापचय. मतलब टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म. और ये मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, लाइक डाइजेशन है, एसिमिलेशन ऑफ फूड है ना, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है. अब ये मेटाबॉलिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज़ एनाबॉलिज्म, सेकंड इज़ कैटाबॉलिज्म, ठीक है. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या बताया मैंने आपको, जितनी भी क्रियाएं रासायनिक चल रही हैं शरीर के अंदर उनको हम उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं. दो प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं. एक क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कि किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, ठीक हो गया, विच रिजल्ट्स इन दिस सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपलर वंस, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं. अगर शरीर में किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट प्रोसेस या दैट रिएक्शन विल कम्स अंडर एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एक सिंथेटिक या फॉर्मेशन, किसी चीज़ के निर्माण की जो एक्टिविटी है दैट इज़ एनाबॉलिज्म, राइट. इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, एनाबॉलिज्म का उदाहरण है, ठीक है. सेकंड है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल द डिस्ट्रक्टिव, नॉट एज सच डिस्ट्रक्टिव बट ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि कोई चीज़ टूट रही है इनटू सिंपलर वंस. कोई पदार्थ टूट करके सामान्य पदार्थों का निर्माण कर रहा है, दैट इज़ नोन एज कैटाबॉलिज्म. इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन या श्वसन. श्वसन आपने देखा है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन की क्या हम परिभाषा बोलते हैं, क्या हम कैसे डिफाइन करते हैं श्वसन को. श्वसन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, राइट. ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ताकि क्या निकले, ऊर्जा निकले. तो यहाँ पे ग्लूकोज विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो ब्रोकन डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर वन. सिंपलर वन क्या, एनर्जी में, CO2 में, H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है श्वसन में, ठीक है. तो ये कैटाबॉलिज्म है. और एनाबॉलिज्म मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण. यहाँ पे क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलते हैं, है ना, और निर्माण करते हैं किसका, ग्लूकोज का. तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दीज आर पार्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म
और ये सारे जितने भी जीवित जीवधारी हैं उन सब का जो लाइफ का जो बेस है, जो आधार है, वो उपापचयी क्रियाएं हैं। ये हम सब के शरीर में होती रहती हैं हर समय, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सजीवों का है बच्चों, वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना। जितने भी जीवित जीवधारी हैं वो किससे बने हैं? उनका शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, या तो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बना है या यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बना है, ठीक हो गया। बैक्टीरिया हैं, एल्गी है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, सबकी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलकर के बनी है, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम जब ये पढ़ने लगेंगे तो ये आपको क्लियर होता चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये अपने सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं कि क्या हमारे आसपास चल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक। तो ये रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम किसी पौधे में ही, पौधे लिविंग बींग्स हैं, आपको पता है ना, दे आर लिविंग, तो प्लांट में ही अगर हम पानी ना दें या उसको सनलाइट ना मिले या उसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसका प्रभावित होगा तो वो उसके बॉडी में अपेयर होगा, उसका कमी का जो लक्षण है वो, ठीक है। जैसे कोई एनिमल है, उसके एनवायरनमेंट में क्या कोई अगर गड़बड़ हो रही है तो उसके बॉडी में वो सब चीज़ें प्रदर्शित होंगी एंड दे विल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस कहलाता है। नेक्स्ट है डेफिनेट लाइफ साइकिल। ऑल द लिविंग बींग्स शो अ प्रॉपर लाइफ साइकिल। इनका बर्थ है, बर्थ से लेके डेथ तक का जो समय होता है दैट इज़ नोन एज लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बर्थ है, फिर ग्रोथ हो रही है, फिर रिप्रोडक्शन है एंड देन डेथ। तो प्रॉपर एक लाइफ साइकिल निश्चित रहता है सभी जीवित जीवधारियों का। नेक्स्ट है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स यानी कि गतियाँ। तो जितने भी जंतु हैं ये तो फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, जंतु यानी कि एनिमेलिया किंगडम में जितने भी आते हैं, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स डू नॉट शो द क्लियर मूवमेंट्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाते हैं, वो ज़मीन में अपनी जड़ों की सहायता से लगे रहते हैं, बट दे ऑल्सो शो मूवमेंट्स, राइट। हमने क्लास 10th में पढ़ा है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, अगर आपको याद आ रहा है, द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, राइट, याद आ रहे हैं। प्लांट का सनलाइट की ओर को जाना, जड़ों का ग्रेविटी की ओर को मूव करना, दे आर द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, राइट। तो मूवमेंट्स यानी कि गतियाँ भी जीवित जीवधारियों का एक लक्षण है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन लिविंग है, एक टेबल है या चेयर है, ये अपने आप से मूव नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस में नहीं लगेगा, ओके। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कई सारी वाइटल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ओके। प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है इनका जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जेनेटिक मटीरियल। जितने भी जीवित जीवधारी होते हैं उनका कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ जो कि होता है डीएनए के रूप में, और यही डीएनए क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। नेक्स्ट है हीलिंग। हीलिंग यानी कि घाव भरना जिसे हम कहते हैं ना। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं अगर उनको कहीं पे भी चोट लग रही है, कहीं पे भी टूट फूट हो रही है, तो उनके जो इंजर्ड पार्ट हैं, ब्रोकन पार्ट हैं, दे ऑल गेट रिपेयर्ड, उनकी हीलिंग हो जाती है। कोशिकाओं की वहाँ पे विभाजन होता है और बॉडी एकदम से हील अप हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है ऑल द लिविंग बींग्स आर एबल टू मॉडिफाई देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस विच आर गोइंग ऑन इन देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि इनके आसपास की सराउंडिंग में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं दे शो अ परफेक्ट हार्मनी विद देम, है ना। अगर एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स गेट अडेप्टेड, और इसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन या अनुकूलन। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों, दैट इज़ डेथ। डेथ यानी कि जितने भी जीवित जीवधारी हैं दे डाई, उनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक हो गया। तो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच वी हैव स्टडीड अबाउट द लिविंग बींग्स। हमने जो सजीवों के लक्षण ये पढ़े हैं इनको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ यहाँ पे, होप यू ऑल विल लाइक दैट। आप क्या कीजिए, घर से बाहर जाइएगा और देखिएगा अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में आपको क्या क्या दिख रहा है। आसमान है, सॉइल है,
पेड़ हैं, पौधे हैं, लोग हैं, एनिमल्स हैं, है ना। आपको नेचर में जो जो चीज़ें दिख रहा है उनको आप लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे मेरा कैमरा फोकस हो गया इसमें, तो मैं आपको कुछ और इसके डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ टूट रही है छोटे छोटे पदार्थों में, ठीक है। एनाबॉलिज्म में जो है कॉम्प्लेक्स पदार्थों का निर्माण होता है सिंपल पदार्थों से, और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में सिंपल पदार्थ का निर्माण होता है कॉम्प्लेक्स पदार्थों से, ठीक है। एनाबॉलिज्म में जो ऊर्जा है उसका संचय होता है, ऊर्जा स्टोर्ड हो जाती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये जो एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया है बच्चों, ये इसकी आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और ये जो कैटाबॉलिज्म है इसकी आवश्यकता होती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक। तो अगर आप एनाबॉलिज्म का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस याद करते हैं और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल रेस्पिरेशन अगर आप याद कर रहे हैं, है ना, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, श्वसन आपको पता है, तो अगर आप श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बेसिक डिफरेंसेस आप यहाँ लिख देंगे तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में भी आप डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जीव जगत के अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।